संभल में मीट कारोबारी हाजी इमरान ब्रदर्स की मीट कंपनी इंडियन फ्रोजन फूड्स पर तीसरे दिन भी छापेमारी जारी है। 60 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है। ईडी और इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक चिमियावली में मीट फैक्ट्री में ईडी और आईटी के अधिकारी दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। छापेमारी की वजह से तकरीबन 150 कर्मचारी फैक्ट्री में फंसे हुए हैं। किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। साथ ही हाजी इमरान के घर, सराय तरीन समेत कर्मचारियों और रिश्तेदारों के घर पर भी 11 जगहों पर रेड डाली गई है। 11 से 10 जगह संभल शहर में है और एक चंदौसी में जहां फैक्ट्री संचालक के रिश्तेदार हैं, वहां पर भी रेड डाली गई। छापे की कार्रवाई के बीच एक डायरी पकड़े जाने की खबर है, जिसमें अवैध लेन देन की पूरी डिटेल होने की बात कही जा रही है। डायरी में कुछ नेताओं, अधिकारियों के नाम भी बताए जा रहे हैं, जो अवैध लेन देन कर कंपनी संचालन में मददगार बने हुए थे। सुनील कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, हाजी के बारे में बताएं। हाजी इमरान, जिसकी मीट फैक्ट्री पर और ठिकानों पर रिश्तेदारों के घर भी छापेमारी, आखिर इतनी बड़ी रेड के पीछे का जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, आधार क्या है? देखिए, मैं आपको पहले अपडेट दे दूं। यहाँ छापेमारी को 72 घंटे से अधिक का समय हो गया है। ईडी आईटी के करीब 100 अधिकारी हैं, 70 गाड़ियां हैं जिनमें ये छापेमारी चल रही है। हाजी इमरान ब्रदर के सराय तरीन स्थित मकान पर, कोठी पर ये छापेमारी है। इसके अलावा चिमियावली में फैक्ट्री पर छापेमारी है, चमन सराय में, चंदौसी में, कुल मिलाकर 11 स्थानों पर ये छापेमारी है, जहां आईडीईटी के अधिकारी जुटे हुए हैं। यहाँ पर टैक्स चोरी और अवैध लेन देन के साक्ष्य खंगाले जाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, संभल में 3 मीट फैक्ट्रियां थी। सभी के मालिकान यहाँ के एक समुदाय विशेष के लोग हैं, जिसमें से 2 फैक्ट्रियां पहले से बंद थी। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इनको बंद कराया था। इस हाजी इमरान की फैक्ट्री के खिलाफ भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक नोटिस दिया था। बाद में उनके उच्च अधिकारी ने अपने अधिकारी पर सवाल उठाते हुए उस नोटिस को खारिज कर दिया था। तब से करीब 2 साल से ही फैक्ट्री लगातार चालू थी, जहां पर मीट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है। वहीं इसके अलावा जिले भर में कई जगहों पर इस दौरान 200-250 जगहों पर मीट बेचे जाने की सूचना थी, या दुकानदार मीट बेचते हैं तो अंदर खाने बताया जाता, वहां भी इस फैक्ट्री से मीट पहुंचता था। पूरा ही बहुत बड़ा मामला है, जिसमें लगातार आईटी और ईडी जुटी हुई है और संभल में छापेमारी जारी है। जी, धन्यवाद सुनील, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो अब भी छापेमारी जारी है और छापेमारी की वजह से रिश्तेदारों में भी हलचल मचा हुआ है। उनके घर पर भी कागजात खंगाले जा रहे हैं। टैक्स चोरी की आशंका है और साथ ही कई बड़े नामचीन लोगों की ब्लैक मनी भी लगी हो सकती है। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का भी गोरख धंधा हो सकता है मीट फैक्ट्री की आड़ में। इस लिहाज से भी छापेमारी चल रही है। उधर गाजियाबाद के लोनी में भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला नेटवर्क को लेकर छापेमारी की। ईडी ने लवेश चौधरी से जुड़े अलीमुद्दीन अंसारी के आवास और कार्यालय पर छापेमारी की है। वहीं बीजेपी की ओर से एक लेटर जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि अलीमुद्दीन अंसारी का बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। दिवाली के मद्देनजर खाद्य विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। कानपुर में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। कानपुर के प्रवेश मार्ग पर 6000 किलो मिलावटी खोआ पकड़ा गया। टीम ने जेसीबी से गड्ढा खोदकर 20 लाख से ज्यादा की कीमत का मिलावटी खोआ नष्ट किया। आजमगढ़ में खाद्य विभाग की टीम ने नरौली चौराहे पर मौर्या ट्रेडर्स के प्रतिष्ठान पर छापेमारी की और 21 क्विंटल से ज्यादा मिलावटी मिठाइयों को बरामद किया। 1 क्विंटल से ज्यादा पनीर, 50 किलो से ज्यादा छेना, 50 किलो से ज्यादा पेड़ा और 50 किलो से ज्यादा नकली सोन पापड़ी बरामद की गई। लगभग 18 कुंटल पनीर होगी और
60 किलोग्राम खोया होगा और ये 30 डब्बा लगभग जो है 30 टिन 2 किलो के जो है छेना मिठाई होगी। इसी तरीके से 15 टिन सोन पापड़ी होगा। इसी तरीके से सर इसको क्या डिस्ट्रॉय कराया जाएगा? डिस्ट्रॉय कराया किस तरीके से कराया जाएगा सर? डिस्ट्रॉय गड्ढा खोद के कराया जाता है। लगभग इसकी अनुमानित कीमत क्या होगी सर? अब अनुमानित कीमत हमारे ख्याल से ये मूल्य लगाने पर पता चलेगा, लेकिन लगभग 50,000 से ऊपर लाके। ज्यादा मुनाफे के लालच में मिलावटी मिठाइयां, पनीर और खोया बाजारों में बेची जाती है, जिनमें कई तरह के खतरनाक केमिकल्स होते हैं। और इसी को देखते हुए खाद्य विभाग की टीम प्रदेश भर में छापेमारी कर रही है। अलीगढ़, रायबरेली और गाजीपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी छापेमारी हुई। अलीगढ़ में अतरौली से दिल्ली ले जाया जा रहा 30 क्विंटल मिलावटी खोया पकड़ा गया। खाद्य विभाग की टीम ने 3 सैंपल्स लिए हैं, बदबूदार खोया नष्ट किया है। वहीं रायबरेली में खाद्य विभाग की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की, छेना की मिठाइयों को नष्ट किया है, जबकि कई दुकानों में मिठाइयों के सैंपल लिए गए। वहीं गाजीपुर में भी खाद्य विभाग की टीम ने कई दुकानों और गोदामों पर छापेमारी की। तकरीबन 9 लाख की 1400 किलो से ज्यादा देसी घी सीज की गई। इसके अलावा 150 किलो खोया, 15 किलो छेना और 50 किलो रंगीन चटनी सीज की गई है। मिलावटी खाद्य पदार्थ और अवैध पटाखे, 2 परेशानी दीपावली के दौरान देखने को मिलती है। दीपावली से पहले अवैध पटाखों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। मेरठ रेंज में भी अब तक 53 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरे रेंज में 37 मुकदमे दर्ज हुए हैं। मेरठ डीआईजी के मुताबिक अवैध पटाखों को लगातार नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दीपावली के मद्देनजर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। पत्रित अधिकारी विशेष तौर से सीओ, एसडीएम और सीएफओ इन सब की टीमों ने संयुक्त छापे भी मारे थे और अब तक पूरे रेंज में 37 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 53 लोगों को जेल भेजा गया है और कई करोड़ के ये पटाखे जो हैं ये जब्त किए गए हैं, जिनको निष्क्रिय करने के लिए भी कार्रवाई चल रही है। खबर संभल से, जहां धोखाधड़ी के 33 केस में आरोपी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर पुलिस ने शिकंजा कसा। कोर्ट से सर्च वारंट लेकर पुलिस ने उनसे दिल्ली में पूछताछ की कोशिश की है, लेकिन जावेद से बात नहीं हो पाई। जावेद हबीब से पूछताछ के लिए पुलिस अब मुंबई जाएगी। उन पर आरोप है कि उन्होंने लोगों को मुनाफे का झांसा देकर अपनी कंपनी में पैसे लगवाए और बाद में पैसे हड़प लिए। इस मामले में रायसप्ती थाने में 33 मुकदमे अब तक दर्ज हो चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आज 2 जगहों पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी दानापुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के समर्थन में जनसभा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सहरसा विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर आलोक रंजन के नॉमिनेशन में मौजूद होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, सीएम योगी की बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बहुत डिमांड है और यही वजह है कि सीएम योगी बिहार में कई चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। और अपने बिहार दौरे को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम योगी ने अपने पोस्ट में लिखा, नमस्कार बिहार के बहनों बंधुगण, माता जानकी की पावन भूमि और भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि बिहार में आज दानापुर और सहरसा की जनता जनार्दन के बीच जाकर संवाद करने का अवसर मिलेगा और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। बिहार की विकास यात्रा और अधिक गति, गरिमा और गौरव देने के लिए डबल इंजन की सरकार सतत आगे बढ़ती रहेगी। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार में रहेंगे, जहां पर 2 जगहों पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें। पहली सीट है पटना के दानापुर की। दानापुर में वो कैंडिडेट के समर्थन में प्रचार करेंगे, लोगों से वोट की अपील करेंगे और वहीं उसके बाद वो सहरसा क्षेत्र में जाएंगे और वहां पर भी अपने कैंडिडेट के लिए, पार्टी कैंडिडेट के लिए जनता जनार्दन से वोट की अपील करेंगे।
एनकाउंटर के आंकड़े पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से उठाए गए सवाल पर मंत्री असीम अरुण ने पलटवार किया। मंत्री ने कहा कि अखिलेश सरकार में पुलिस का मनोबल गिरा हुआ था, तब अपराधी पुलिस पर हमला कर भाग जाते थे। मौजूदा सरकार में पुलिस को पूरी छूट मिली हुई है। पुलिस बदमाशों की गोली का जवाब गोली से दे रही है। सपा के समय पुलिस का मनोबल इतना नीचा था कि गोली का जवाब गोली से नहीं दे पाते थे। आज योगी जी का राज है और हमारी पुलिस होशियार भी है, उसके हथियार अत्याधुनिक है, उसके पास पर्याप्त गोलियां हैं और सबसे बड़ी बात उसके पास मनोबल ऐसा है कि कोई अपराधी अगर गोली चलाता है तो गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है और भविष्य में भी गोली का जवाब गोली से ही दिया जाएगा। सहारनपुर में महिला दारोगा ने एक महिला की जान बचाई। मिशन शक्ति टीम की सदस्य सुमन चाहर ने ट्रेन के आगे कूदने जा रही एक महिला को रेलवे पटरी से खींचकर उसे बचाया। एंटी रोमियो टीम भैरव मंदिर रेलवे पुल क्षेत्र में गश्त कर रही थी और इसी दौरान टीम ने देखा कि एक महिला तेजी से दौड़कर सामने से आ रही ट्रेन के आगे कूदने की कोशिश कर रही थी। इस पर एसआई सुमन चाहर ने तुरंत ही कार्रवाई की, अपनी जान जोखिम में डालकर महिला को पटरी से हटाया, जिससे उसकी जान बच सकी। महिला ने आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या की बात कही। पुलिस ने महिला को उसके परिजनों को सौंपा है। परिजनों ने पुलिस टीम का आभार जताया। थाना कुतुबसर की मिशन शक्ति टीम भैरव मंदिर के पास में कार्य से कर व्यस्त थी। तभी उन्हें सूचना मिली कि एक महिला ट्रेन की पटरी जा रही है और सामने ट्रेन आ रही है, संभवतः आत्महत्या करेगी। इस सूचना पर तत्काल मिशन शक्ति टीम भागकर मौके पर पहुंची तथा अपनी जान जोखिम डालकर उस महिला को वहाँ से हटाया। लेकिन ट्रेन आने पर महिला द्वारा पुनः ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या प्रयास किया, लेकिन मिशन शक्ति टीम द्वारा सूझबूझकर समझाकर उसे थाने लाए। देवेश त्यागी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। देवेश, इस महिला के बारे में बताएं, ये कौन है, क्यों हत्या करना चाह रही थी, आर्थिक तंगी की उन्होंने बात कही, तो इनके परिवार की स्थिति कैसी है? देवेश जी बोलिए। घरेलू कोई समस्या थी जिसके कारण से ये बहुत परेशान थी और ये अम्बाला हाईवे है, उससे लगता हुआ रेलवे ट्रैक है, वहाँ पर ये पहुंची और लेकिन तभी पुलिस को भी सूचना मिली। रोमियो टीम की महिला उप निरीक्षक है, उन्होंने दौड़कर इसको ट्रैक से हटाया और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जैसे ही इसको रेलवे ट्रैक से हटाते हैं तभी ट्रेन भी आ जाती है और इसकी महिला की जान बाल बाल बचती है। और यह जो आर्थिक तंगी है इसके कारण भी ये काफी परेशान रहते हैं। जी धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए देवेश। योगी राज में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के नए आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। यूपी में किस तरह से अपराधियों पर पुलिस कहर बनकर टूटी है। बीते 8 साल में 15,000 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर हुए, जिसमें हजारों अपराधी सलाखों के पीछे पहुंचे। 256 कुख्यात अपराधी मिट्टी में मिल गए। दो 2017 में सत्ता संभालते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को साफ संदेश दिया था, या तो अपराध छोड़ दो या यूपी छोड़ो। इस जीरो टॉलरेंस की नीति ने 8 सालों में कमाल कर दिखाया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 25 तक यूपी पुलिस ने 15,726 एनकाउंटर ऑपरेशंस चलाए। इनमें 256 कुख्यात अपराधी मारे गए, जबकि 31,960 अपराधी गिरफ्त में आए। कई घायल हुए और कुछ ने आत्मसमर्पण किया। हाल के 20 दिनों में ही दर्जन भर से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं, जिनमें वांछित अपराधी या तो ढेर हो गए या पकड़े गए। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसका उत्तर प्रदेश पुलिस विगत 8 वर्षों से कड़ाई से अनुपालन करा रही है और उस रणनीति के तहत जो ये गोल है, जीरो टॉलरेंस का गोल है, उसके तहत कई सारे कार्रवाई हो रही है।
कुछ बड़े अपराधियों पर पुलिस के एक्शन की बात करें तो नईम कुरैशी 1 लाख रुपए का इनामी मुजफ्फरनगर में मारा गया। हत्या और लूट के 26 मुकदमे दर्ज थे। शाकिर 1 लाख रुपए का इनामी सहारनपुर का कुख्यात लुटेरा, हत्या के 8 केस दर्ज थे। इमरान 1 लाख रुपए का इनामी शामली का रहने वाला, लूट और डकैती के कई मामले दर्ज थे। अरशद मुस्तफा कग्गा गैंग का सदस्य, गैंगरेप और लूट सहित 10 से अधिक आपराधिक केस दर्ज थे। विनीत भाटी 2.5 लाख रुपए का इनामी, आगरा का दुर्दांत अपराधी, हत्या समेत 20 से अधिक गंभीर केस दर्ज थे। नवीन उर्फ नवाब 75,000 रुपए का इनामी, बरेली में मारा गया, अपहरण सहित कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। शैतान उर्फ इफ्तिखार अली 1 लाख रुपए का इनामी, कासगंज का रहने वाला, 7 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। 7 जिलों में 19 वारदातों में मास्टरमाइंड। नरेश पंडित उर्फ पंकज 50,000 रुपए का इनामी, फिरोजाबाद में मारा गया, 2 करोड़ रुपए की संपत्ति की लूट सहित कई मामले दर्ज थे। मंगेश यादव सुल्तानपुर डकैती हत्याकांड का आरोपी, पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। अनुज सिंह सुल्तानपुर डकैती हत्याकांड का आरोपी, पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ, बरेली तक बड़े बड़े अपराधी बीते कुछ दिनों में ही एनकाउंटर में मारे गए। ये माना जाता है कि अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार का ये फॉर्मूला हिट रहा है। हालांकि इन एनकाउंटर्स के दौरान 18 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए। एनकाउंटर्स की इस लिस्ट में सबसे ऊपर मेरठ जोन है, जिसमें अब तक 85 अपराधी एनकाउंटर के दौरान मार गिराए गए। ये नीति सिर्फ एनकाउंटर तक सीमित नहीं है। गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 80,000 अपराधियों पर मुकदमे दर्ज हुए। एनएसए के तहत 930 गिरफ्तारियां की गईं। सबसे बड़ा झटका अपराधियों को उनकी संपत्ति से लगा। 182 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त या ध्वस्त कर दी गई, जिससे अपराधियों में खौफ फैला और जनता में पुलिस पर भरोसा बढ़ा। पिछले 8 सालों में अगर आप ये आंकड़े देखेंगे तो लगातार इसमें गिरावट आई है। तो डेफिनेटली हत्या जैसे मामलों में कई बार क्राइम ऑफ पैशन भी होता है, आमने सामने झगड़ा हो गया, तुरंत कोई बात हो गई, उसकी वजह से घटना हो गई। लेकिन जो एक आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में शूटर्स या इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, उसमें डेफिनेटली कमी आई है। और यही कारण है कि जो हमारे नागरिक हैं वो एक बेहतर ढंग से, एक बेहतर सुरक्षा भाव के साथ उनमें एक सुरक्षा का भाव आया है और अपराधियों के मन में डेफिनेटली डर आया है, कानून का डर आया है, जो कि होना भी चाहिए। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की इस नीति ने न संगठित अपराध को कुचला, बल्कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर लगाम लगाई। और अब भी अपराधियों के मंसूबों को मिट्टी में मिलाने का काम लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के दौरान एक श्रद्धालु की मौत हो गई। प्रशासन ने घटना से जुड़ा सीसीटीवी वीडियो जारी किया। प्रशासन का दावा है कि भीड़ में दम घुटने की वजह से श्रद्धालु की मौत नहीं हुई। मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर निकलते वक्त गेट नंबर 4 के पास उन्हें अटैक आया, जबकि परिजनों ने भीड़ की वजह से दम घुटने की बात कही थी और दमे की बीमारी की वजह से मौत की बात उन्होंने कही थी। मेरठ से आए 56 साल के कृपाल सिंह सांस के मरीज थे। परिजनों के साथ बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए आए थे और इसी दौरान उनकी मौत हो गई। प्रशासन का ये दावा है कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है, जबकि परिजनों ने कहा था कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से दम घुटने से बुजुर्ग की मौत हुई। जैसी हमें सूचना मिली, हम तुरंत भाग के गए उसके पास। जब देखा तो उसकी पल्स वगैरह कम थी। तुरंत हमने सारे वाइटल्स चेक करे, उसके तुरंत जो इनिशियल मैनेजमेंट होता है हमने तुरंत मैनेजमेंट किया और इमरजेंसी तुरंत इन्फॉर्म करके एम्बुलेंस बुला के उसको बड़े अस्पताल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करा। अयोध्या में रामायण पर दुनिया का पहला वैक्स म्यूजियम तैयार हो गया है। इस म्यूजियम में त्रेता युग की जीवंत झलक देखने को मिलेगी। सीएम योगी दीपोत्सव के दिन इसका उद्घाटन करेंगे। इस म्यूजियम में एक बार में 100 लोग प्रवेश कर सकते हैं। ये म्यूजियम भक्तों के लिए आस्था का नया केंद्र बनेगा। 9,850 वर्ग फीट क्षेत्र में फैले इस पूर्णतः एयर कंडीशन्ड म्यूजियम को बनाने में 6 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। श्री राम समेत 50 प्रमुख पात्रों की जीवंत वैक्स प्रतिमाएं प्रदर्शित की गई हैं, जो रामायण की पूरी कथा को जीवंत करेंगी।
जैसे ही दर्शक अंदर कदम रखेंगे, त्रेता युग की झलक और राम धुन की गूंज उन्हें सुनाई देगी। म्यूजियम का निर्माण साउथ इंडियन वास्तुशैली में किया गया है। 2 मंजिला इस भवन में ग्राउंड फ्लोर पर रामलला के बाल रूप से लेकर सीता स्वयंवर तक की घटनाएं चित्रित हैं, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर वनवास, लंका दहन और राम रावण युद्ध की भव्य झलक है। हर वैक्स मॉडल की अलग अलग लाइटिंग की गई है, जो पात्रों को जीवंत बनाती है। दर्शक भगवान राम की मूर्ति के कपड़े, बाल और मुस्कान को छूकर भी महसूस कर सकेंगे। रामलला के बाल रूप की वैक्स मूर्ति के साथ सेल्फी लेने की भी व्यवस्था है।